हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, पत्रकारिता और भारतीय काव्य शास्त्र की 2000 द्वारा सहज रूप में विकसित हुआ। ठीक है, क्या कह रखा, वैदिक भाषा का वह रूप जो सब साधारण द्वारा सहज रूप में विकसित हुआ, वह कौन सा था। तो संस्कृत था, पाली था, प्राकृत था या अपभ्रंश था। तो भाई पाली रहेगा। ठीक है, वैदिक भाषा का वह रूप जो सब साधारण यानी आम जनता द्वारा सहज रूप में क्या भी विकसित होता चला गया, वो क्या था, पाली भाषा थी वो। ठीक है, और प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का वह रूप जिसका पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी विवेचन किया गया है, वो क्या है, लौकिक संस्कृत है भाई। क्या है, लौकिक संस्कृत। ठीक है, ये मैंने जब आपको थ्योरी क्लास करवाई थी तो उसमें ये आपको मैंने बताया था। ठीक है, जो प्राचीन भारतीय आर्य थी भाई, जो हमारी भारतीय आर्य भाषा थी जो प्राचीन थी, उसका जो रूप था, ठीक है, जो पाणिनि की अष्टाध्यायी में उसका विवेचन किया गया है, उसको क्या कहा जाता है, लौकिक संस्कृत कहा जाता है। मैंने आपको थ्योरी क्लास के अंतर्गत बताया है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृत भाषा की साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे है भाई। क्या भी जो प्राकृत भाषा है उसको साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसको दिया गया है, तो किसको श्रेय दिया गया है ये हमें बताना है। तो महावीर स्वामी, स्वयंभू, महात्मा बुद्ध या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी प्राकृत भाषा को साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने का श्रेय महावीर स्वामी को दिया गया है। तो ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। और पाली का अर्थ बुद्ध वचन, जो पाली भाषा है, ठीक है, देखो प्राकृत भाषा का तो श्रेय किसको गया है, महावीर स्वामी को। और जो पाली भाषा है इसका अर्थ है बुद्ध वचन होने से यह शब्द केवल मूल त्रिपिटक ग्रंथों के लिए प्रयुक्त हुआ था। और पाली में ही जो त्रिपिटक ग्रंथ है उनकी रचना हुई है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, और मैंने जब नोट्स के जरिए आपको थ्योरी क्लास करवाई थी तो उसमें भी मैंने आपको ये बताया था, त्रिपिटक ग्रंथ जो है ये किस भाषा में है, तो पाली भाषा में है भैया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। ठीक है, जो शालिभद्र सूरी जी हैं, ठीक है, तो इसको हिंदी का प्रथम कवि किसने माना ये हमें बताना है। तो राम कुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने, राम गोपाल शर्मा दिनेश ने या गणपति चंद्र गुप्त ने। तो गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी जी को हिंदी का प्रथम क्या है, कवि माना है। ठीक है, प्रथम कवि माना है। और शालिभद्र सूरी जी की जो रचना है वो उसका क्या नाम है, भरतेश्वर बाहुबली। भरतेश्वर बाहुबली रास, काफी बार पेपर में पूछी गई रचना है भाई। ठीक है, इसको भाई हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य कहा जाता है। ठीक है, जो भरतेश्वर बाहुबली रास है इसको हिंदी, जैन और रास तीनों परंपराओं का आदि काव्य माना जाता है, आपको ध्यान रखना है। और ये शालिभद्र सूरी द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है। सिद्ध साहित्य से नहीं है वो बताना हमें। सिरप्पा का तो है भाई, स्वयंभू का भी नहीं है, देवसेन का भी नहीं है, धनपाल का भी नहीं है। तो भाई देखो ये क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ पे आ रहा था निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से है। ठीक है, से है, हम यहाँ पे कर लेंगे से है। ठीक है, तो किसका संबंध है, सिरप्पा का संबंध है सिद्ध साहित्य से। स्वयंभू का नहीं है, देवसेन का नहीं है और धनपाल का नहीं है, क्योंकि ये तीनों कवि किसके हैं, अपभ्रंश साहित्य के हैं। ठीक है, अपभ्रंश साहित्य के संबंधित ये कवि रहेंगे। और सिरप्पा का संबंध किससे, सिद्ध साहित्य से, आपको ध्यान रखना। और सिरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। और किसने माना है, राहुल सांस्कृत्यायन जी ने माना, ये आपको ध्यान रखना। मैं हर एक क्लास में आपको बताती हूँ भाई। अगला क्वेश्चन है, रासक शब्द से रासों की व्युत्पत्ति किसने नहीं मानी। ठीक है, जो रासक शब्द है इससे रासों की व्युत्पत्ति किसने नहीं मानी है ये हमें बताना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त या गणपति चंद्र गुप्त। तो रासक शब्द से रासों की व्युत्पत्ति किसने नहीं मानी है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने नहीं मानी है। ठीक है, नहीं मानी है, बल्कि इन्होंने जो रसायन शब्द है,
ठीक है। रसायन शब्द से रासों की व्युत्पत्ति मानी है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त और गणपति चंद्र गुप्त। इसके अकॉर्डिंग नरोत्तम स्वामी सॉरी और दशरथ शर्मा। कौन? दशरथ शर्मा, ठीक है। इन्होंने रासक शब्द से, ठीक है, इन तीनों ने यानी इन 4-5 ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त, गणपति चंद्र गुप्त, ठीक है, नरोत्तम स्वामी और दशरथ शर्मा ने रासक शब्द से रासों की व्युत्पत्ति मानी। आपको ध्यान रखना। लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी ने नहीं मानी। रामचंद्र शुक्ल जी ने रासों की व्युत्पत्ति रसायन शब्द से मानी है। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भरतेश्वर बाहुबली रास से हिंदी में रासो परंपरा का प्रवर्तन किससे माना गया है? किसने माना है? जो भरतेश्वर बाहुबली रास है, इससे हिंदी में रासो परंपरा का प्रवर्तन किसने माना है? तो भाई दशरथ ओझा, डॉक्टर हरीश, गणपति चंद्र गुप्त या उपयुक्त सभी? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भाई, ठीक है। भरतेश्वर बाहुबली रास से हिंदी में रासो परंपरा का प्रवर्तन किसने माना है? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने माना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी कर लिया है। और इन्होंने ही शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना था। और शालिभद्र सूरी जी ही क्या है? भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार रहेंगे। आपको ध्यान रखना है। और जो मुनि, एक मिनट भाई, जो दशरथ ओझा है, ठीक है, और गणपति चंद्र गुप्त है और मुनि जिन विजय है, इन्होंने शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन परंपरा का आदि काव्य माना। ये मैंने ऊपर भी आपको बताया था भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अद्वैतवाद का खंडन करता है? ठीक है, अद्वैतवाद का खंडन करता है, ये आपको ध्यान रखना है। विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद या उपयुक्त सभी? तो ये सभी के सभी सिद्धांत अद्वैतवाद का खंडन करते हैं भाई। तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। विशिष्टाद्वैतवाद ने भी अद्वैतवाद का खंडन किया है, द्वैताद्वैतवाद ने भी और शुद्धाद्वैतवाद ने भी। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? क्या भाई? ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, ये आपको बताना है। तो मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी या निम्बार्काचार्य? तो भाई ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य जी रहेंगे, ठीक है, मध्वाचार्य जी रहेंगे। जो इसके अकॉर्डिंग जो भाई जो संप्रदाय है, प्रवर्तक है और दर्शन है, वो मैं आपको बता रही हूँ, आप कहीं पर नोट कर सकते हैं। संप्रदाय, प्रवर्तक, ठीक है, और दर्शन। तो देखते हैं, जो ब्रह्म संप्रदाय है किसका है? मध्वाचार्य का, ये आपने देख लिया। और इनका दर्शन कौन सा था? इनका दर्शन था द्वैतवाद, द्वैतवाद, ठीक है भाई। इसके बाद है विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, ये किसका है? ये श्री रामानुज का है, श्री रामानुजाचार्य जी का रहेगा, ठीक है। रुद्र संप्रदाय, इसके प्रवर्तक है विष्णु स्वामी। रुद्र के कौन है? विष्णु स्वामी है भाई, ठीक है। इनका दर्शन कौन सा था? तो इनका था शुद्धाद्वैतवाद, ठीक है। आगे देखते हैं, सनकादि संप्रदाय, सनकादि, एक मिनट भाई, सनकादि संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन है? निम्बार्काचार्य, निम्बार्काचार्य जी रहेंगे, ठीक है। इनका दर्शन कौन सा था? द्वैताद्वैतवाद। और ये पेपर में पूछे जाते हैं भाई, द्वैताद्वैतवाद रहेगा, ठीक है। आगे है रुद्र संप्रदाय, वल्लभाचार्य, रुद्र नहीं भी, वल्लभ संप्रदाय, सॉरी, इनके वल्लभाचार्य, और इनका दर्शन क्या था? शुद्धाद्वैतवाद रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार निम्नलिखित किस रचनाकार की कृति रास पंचाध्यायी नहीं है? ठीक है, रास पंचाध्यायी कृति किसने नहीं रची है, ये हमें बताना। और किसके अनुसार? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी के अनुसार। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन, यहाँ पे
किसने नहीं लिखी है वो देखना। नंददास ने भी रची है भाई, रास पंचाध्याय की रचना की है नंददास जी ने भी, नागरीदास ने भी की है, और रहीम जी ने रास पंचाध्याय की रचना की है। जो कृष्ण दास जी है इन्होंने रास पंचाध्याय की रचना नहीं की है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों को काल क्रमानुसार आरोही क्रम में रखिए। तो देखते हैं भाई, सूरदास, कुंभनदास, गोविंद स्वामी, नंद स्वामी। तो सबसे पहले इनमें से कौन से आएंगे? कुंभनदास, क्योंकि सूरदास से भी बड़े थे। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आएंगे गोविंद स्वामी, फिर नंददास। नंददास सबसे छोटे थे, विठल नाथ के शिष्य से। कल मैंने आपको अष्टसाप के कवियों के बारे में बताया था। ठीक है, तो आपको किसी ने भी क्लास नहीं देखी तो जाके देख सकता है। बी आंसर वैसे अपना बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन मैं इनका प्रकाशन बताती हूँ। कुंभनदास का 1468, सूरदास का 1478, गोविंद स्वामी का 1505 और नंददास का 1533 में। ठीक है, ये प्रकाशन वर्ष रहेगा इनका। सॉरी भाई, इनका जन्म रहेगा, प्रकाशन ही जन्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रामचंद्रिका अपने विषय के अनुसार भक्ति काव्य है और शैली के अनुसार रीति काव्य है, ये कथन किसका है? जो रामचंद्रिका है केशवदास की, ये अपने विषय के अनुसार तो भक्ति काव्य है और शैली के अनुसार क्या है? रीति काव्य है। ये आपको ध्यान रखना है। ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? गुलाब राय का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा का या डॉक्टर धर्मवीर का? तो ये भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। रामचंद्रिका अपने विषय के अनुसार भक्ति काव्य है और शैली के अनुसार रीति काव्य है। ये कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है भाई। और रामचंद्रिका के विषय में, और आप सभी को पता रामचंद्रिका किसे? केशवदास की रचना रहेगी। और रामचंद्रिका के विषय में, ठीक है, और किस कौन कौन से विद्वान ने क्या कुछ कहा है? तो रामविलास शर्मा ने, सॉरी, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। और इसके विषय में जो मैं बता रही हूँ, जो मैं आपको ये अलग से फैक्ट बताती हूँ, पेपर में पूछे जाते हैं। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने रामचंद्रिका को क्या कहा है? तो रामचंद्रिका को भाई छंदों का अजायब घर कहा है। छंदों का अजायब घर किसने कहा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है। ठीक है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने केशवदास को क्या कहा है? कठिन काव्य का प्रेत। ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा केशवदास को। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार केशवदास की निम्नलिखित रचनाओं को काल क्रमानुसार आरोही क्रम में रखिए। ठीक है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी के अनुसार केशवदास की रचना, ठीक है, इनको इनके काल क्रमानुसार हमें रखना है। तो देखते हैं, देखो सबसे पहले तो इसमें आएगी रसिक प्रिया, रसिक प्रिया आएगी, फिर रामचंद्रिका आएगी। 1591 में रसिक प्रिया का प्रकाशन हुआ था, रामचंद्रिका का 1601 में हुआ था। ठीक है, विज्ञान गीता का 1610 में हुआ था भाई। ठीक है, देख लेते हैं एक मिनट। विज्ञान गीता का मैंने क्या बताया? 1610 में। ठीक है, रामचंद्रिका का 1601 में, रसिक प्रिया का 1591 में। ठीक है, और वीर सिंह देव चरित्र का 1607 में भाई। देखो सबसे पहले रसिक प्रिया आएगी 1591, तो सी में है रसिक प्रिया, फिर 1601 रामचंद्रिका, फिर 1607 में है वीर सिंह देव चरित्र, फिर 1610 में है विज्ञान गीता। तो सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो कौन से कवि की पंक्ति है ये हमें बताना है। ठीक है, ये रीति काल के कवि हैं, उनकी पंक्ति है। और रीति काल के कवियों की पंक्ति मैंने आपको बहुत अच्छी प्रकार से करवा रखी है, काफी सारी इनकी पंक्तियां करवा रखी है। जिस बच्चे ने अगर वो क्लास नहीं देखी तो वो भी जाके देख लेना, मेरे चैनल पर है भाई। आदिकाल से लेकर, ठीक है, आधुनिक काल तक जितने भी कवि हैं उन सभी की एक एक पंक्ति मैंने आपको करवा रखी है, और आपको थ्योरी क्लास में मिल जाएगी वो। ठीक है, तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। थ्योरी क्लास की जो प्लेलिस्ट बनी है थ्योरी क्लास के नाम से, उसमें ये सभी आपको क्लासें मिल जाएंगी। देखते, कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगनी चारु गोराई। ठीक है, कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंगनी चारु गोराई। तो ये काव्य पंक्ति किसकी है? तो किसकी है भाई? ये रसनिधि की, चिंतामणि की है, घनानंद की है, या मतीराम की है? तो कुंदन को रंग फीके लगे, अंगन
चारु बुराई, ठीक है। आँखनी में अरसानी, चितौनी में मुंज बिलासन की रसराई। उपयुक्त काव्य पंक्ति रीतिबद्ध काव्य के कवि मतीराम की है। ये रीतिबद्ध कवि हैं, ठीक है, मतीराम, इनकी ये पंक्ति रहेगी। अगला क्वेश्चन है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूप का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका, काफी महत्वपूर्ण कथन है भाई, काफी बार पेपर में पूछा गया है। और जो भी बच्चे ये क्लासेस देख रहे हैं तो प्लीज आप मुझे फीडबैक जरूर से जरूर दीजिए, आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, कितने कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तो आप प्लीज मुझे जरूर से जरूर बताना। तो परशुराम चतुर्वेदी की, डॉक्टर नगेंद्र की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, श्याम सुंदर दास की। तो ये भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन रहेगा, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राम प्रसाद निरंजनी को हिंदी का प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक किसने माना है? ठीक है भाई, तो किसने माना है ये आपको बताना है, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है, नामवर सिंह ने या रामविलास शर्मा ने। पहले तो देख लेते हैं, इनकी एक काफी महत्वपूर्ण रचना है राम प्रसाद निरंजनी की, जो काफी बार पेपर में पूछी जाती है, भाषा योग वशिष्ठ, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण रचना है ये इनकी, भाषा योग वशिष्ठ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। और जो भाषा योग वशिष्ठ है, ठीक है, इसकी भाषा भी काफी बार पूछी गई है। तो इसकी भाषा कैसी है? पंजाबी ब्रज भाषा मिश्रित, पंजाबी ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली है, ये आपको ध्यान रखना है। योग वशिष्ठ की भाषा है पंजाबी ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली है, ध्यान रखना है। तो राम प्रसाद निरंजनी को हिंदी का प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक किसने माना? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है, ठीक है। और भाषा योग वशिष्ठ को रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है? तो भाषा योग वशिष्ठ को परिमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक कहा है, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माना है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, शोध का मूल बीज है, जो शोध है इसका मूल बीज क्या है? तो क्या है शोध का मूल बीज? पुस्तक है, वातावरण है, संदर्भ ग्रंथ है, जिज्ञासा है, ठीक है। तो भाई जिज्ञासा रहेगी, डी आंसर अपना बिल्कुल ठीक है, ठीक है, डी आंसर ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोक साहित्य के ग्रंथों एवं उनके लेखकों को सम्मिलित कीजिए। लोक साहित्य दे रखे हैं भाई एक तरफ, और दूसरी तरफ उनके लेखक दे रखे हैं, तो हमें इनका मिलान करना है। तो देखते हैं, चारों के चारों आ गए हैं यहीं पे ऑप्शन में, देख लेते हैं भाई। लोक साहित्य की भूमिका, लोक साहित्य की भूमिका, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक अभी कृष्ण देव उपाध्याय। कौन है? कृष्ण देव उपाध्याय रहेंगे, ए का 4। बघेली लोक साहित्य, जो बघेली लोक साहित्य है इसके रचनाकार है जगदीश चतुर्वेदी, बी का 3। भोजपुरी भाषा और उसका साहित्य, इसके लेखक कौन है? उदय नारायण तिवारी रहेंगे, सी का 1। नेपाल की लोक कथाएं, जो नेपाल की लोक कथाएं हैं इसके लेखक रहेंगे गोविंद चातक, तो डी का 2 भी, ठीक है। लोक साहित्य की भूमिका कृष्णदेव उपाध्याय की है। बघेली लोक साहित्य किसका है? बघेली लोक साहित्य है जगदीश चतुर्वेदी जी का। भोजपुरी भाषा और उसका साहित्य उदय नारायण तिवारी जी का। नेपाल की लोक कथाएं गोविंद चातक की रहेंगे। तो 4 3 1 2, तो देखते हैं 4 3 1 2, सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधान है भी? तो किस भारतीय संविधान के किस राजभाषा संबंधी प्रावधान में है? तो 2 5 और 17, 2 6 और 17, 7 2 और 17, 6 5 और 17। तो भाई डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। संविधान के 6 5 और 17, ठीक है, 6 5 और 17, ठीक है, या 5 6 और 17 कैसे भी लिखते हैं, 6 5 और 17, ठीक है। इसमें क्या है? राजभाषा संबंधी प्रावधान किया गया है। और भारतीय संविधान के 17वें अनुच्छेद भाग 17 में अनुच्छेद है 343 से 351 तक
राजभाषा संविधान में प्रावधान किया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक, ठीक है, राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है। तथा ये मैंने आपको करवा रखी है भाई, प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर से जरूर देखना, आपके हर एक डाउट ठीक हो जाएंगे। तथा संविधान की 8वीं अनुसूची, कौन सी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई, आपको ध्यान रखना है। और संविधान के भाग 5 में क्या है इसमें 120 अनुच्छेद, जो संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 120 की संसद विभाषा का उपबंध है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। और संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 210 में राज्य विधान मंडलों की भाषा का उपबंध है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को भारतीय पारिभाषिक शब्दावली के लिए जो का त्यों स्वीकार कर लेने का पक्षधर नहीं है। क्या क्वेश्चन है भाई, देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को भारतीय पारिभाषिक शब्दावली के लिए जो का त्यों स्वीकार कर लेने के पक्षधर नहीं है, तो कौन नहीं है? तो डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, डॉक्टर जयसी घोष, डॉक्टर रघुवीर या डॉक्टर DC लुथरा। तो भाई डॉक्टर रघुवीर, ठीक है, डॉक्टर रघुवीर जी ने अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को भारतीय पारिभाषिक शब्दावली के लिए जो का त्यों स्वीकार नहीं किया था, पक्ष में नहीं थे ये। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरिक हिंदी है? ठीक है, तो अभी मैंने ऊपर भी बताया था आपको, देख लेते हैं। ऑप्शन में अनुच्छेद 343 से, अनुच्छेद 344 से, अनुच्छेद 345 1 या अनुच्छेद 346 1। तो भाई ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अनुच्छेद 343 1 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरिक होगी। तथा भारतीय अंकों का रूप क्या था? अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा भाई, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और 344 ए में क्या था? 344 1 में क्या था? जो राष्ट्रपति है वो 5 वर्ष के बाद और उसके बाद हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है अगला क्वेश्चन 341वां, उद्दंड मार्तंड के संपादक कौन है? तो कौन है भाई? प्रताप नारायण मिश्र, पंडित बालकृष्ण भट्ट या पंडित जुगल किशोर या लाला श्रीनिवास दास। देखो भाई, पत्रिकाओं की भी मैं एक काफ़ी लंबी क्लास लेके आऊँगी आपके लिए, जिसमें सारे पत्रकारिता के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एक ही क्लास में, ठीक है, और विद डिटेल लेके आऊँगी, व्याख्या के साथ लेके आऊँगी आपके लिए, तो आप उस क्लास को जरूर से जरूर देखना। तो कौन है? पंडित जुगल किशोर जी रहेंगे। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है, और संडे को आपको क्लास प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो पंडित जुगल किशोर जी रहेंगे, सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और 30 मई 1826 ईस्वी को, ठीक है, कानपुर से ये क्या थी? प्रकाशित हुई थी, सॉरी, कानपुर निवासी थे जुगल किशोर, और कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी उद्दंड मार्तंड पत्र भाई, ये आपको ध्यान रखना है। और उद्दंड मार्तंड जो है ये खड़ी बोली का मध्य देशी भाषा नाम से भी उल्लेख किया गया था उद्दंड मार्तंड का। और 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में हम मनाते हैं भाई, 30 मई को, यह ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं एवं संपादकों को सुमेलित कीजिए। तो करते हैं। सदादर्श, ठीक है, सदादर्श किसकी पत्रिका है? तो लाला श्रीनिवास दास की रहेगी। तो 1 2। भारत बंधु, जो भारत बंधु है तोताराम जी की है पत्रिका। भारत बंधु किसकी? तोताराम की। हिंदी प्रदीप किसकी है? बालकृष्ण भट्ट की है, ठीक है। और ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र जी की पत्रिका रहेगी, आपको ध्यान रखना। सदादर्श किसके? लाला श्रीनिवास दास की। भारत बंधु तोताराम की। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की। और ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र जी की पत्रिका रहेगी।
ठीक है, ध्यान रखना है। 2 3 4 1, तो 2 3 4 1 सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कहानियों को काल कर्मानुसार आरोही क्रम में लिखिए। तो देखते हैं भाई, इंदुमती, 11 वर्ष का समय, प्लेग की चुड़ैल और दुलाई वाली। देखो सबसे पहले आएगी इंदुमती। ठीक है, तो देखो कौन से भाई, इंदुमती डी ऑप्शन में नहीं है, डी ऑप्शन तो अपना कट गया, इसलिए इन तीनों ऑप्शनों को देखेंगे। ठीक है, तीनों में इंदुमती सबसे पहले है। ठीक है, इंदुमती 1900 में थी भाई। ठीक है जी, जिसको हमें आता है पहले वो लगा लेते हैं। दुलाई वाली 1907 में। ठीक है, 11 वर्ष का समय 1903 में था। अब प्लेग की चुड़ैल ये 1902 में आई थी भाई। ठीक है, 1902 में। ठीक है, देखो सबसे पहले इंदुमती है, ये रही। ठीक है, फिर है 1902 में प्लेग की चुड़ैल, फिर है 11 वर्ष का समय 1903 में, फिर है दुलाई वाली 1907 में। तो बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। कृष्णायन के रचनाकार कौन? काफी महत्वपूर्ण रचना कृष्णायन, और काफी बार पेपर में पूछी गई है भाई, और एचटेट के पेपर में तो ना क्या पता कितनी बार ये रचना पूछी गई है। ठीक है, तो कृष्णायन के रचनाकार कौन है? तो कौन है भाई? मैथिली शरण गुप्त है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोदय, द्वारका प्रसाद मिश्र जी रहेंगे, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कृष्णायन के रचनाकार द्वारका प्रसाद मिश्र जी रहेंगे। और इस महाकाव्य में क्या है? कृष्ण के जन्म से लेकर स्वर्गारोहण तक की कथा कही गई है। ध्यान रखना, कृष्णायन में। ठीक है, कृष्ण का जन्म हुआ था वहां से लेके, और जब कृष्ण जी स्वर्ग को जाते हैं तब तक की इसमें कथा है भाई। अगला क्वेश्चन है, नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना है? जो नंद दुलारे वाजपेयी जी है, इन्होंने छायावाद के प्रवर्तक किसको माना है, ये आपको बताना है। तो देखते हैं, श्रीधर पाठक को माना है, मुकुटधर पांडे को, सुमित्रानंदन पंत को, या जयशंकर प्रसाद को। तो भाई सुमित्रानंदन पंत को माना है छायावाद का प्रवर्तक नंद दुलारे वाजपेयी ने। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किसको माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी माना था छायावाद का प्रवर्तक। ठीक है, किसको माना था? तो मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को माना था भाई रामचंद्र शुक्ल जी ने। और ईला चंद्र जोशी ने किसको माना था? ईला चंद्र जोशी ने माना था जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक भी। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? परीक्षा गुरु के लेखक कौन है भाई, ये आपको बताना है। तो सरदारम फिल्लोरी है, बालकृष्ण भट्ट है, श्रीनिवास दास है, देवकी नंदन खत्री है। तो अभी परीक्षा गुरु के लेखक श्रीनिवास दास जी रहेंगे। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और इसका प्रकाशन 1982 ईस्वी में हुआ था। और ये किस विधा से संबंधित है? ये उपन्यास विधा से संबंधित है। पेपर में काफी बार पूछा जाता, उपन्यास विधा से है भाई परीक्षा गुरु। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये लाला श्रीनिवास दास जी को क्या कहा है, परीक्षा गुरु के बारे में क्या कहा है? ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास जी का तो हो गया ही, तो क्या कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने? तो काफी बार पेपर में पूछी गई लाइन है, परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास कहा है। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कहा है भाई। ठीक है, परीक्षा गुरु को, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास किसने कहा है? परीक्षा गुरु को तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ये आपको ध्यान रखना, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता पेपर में। अगला क्वेश्चन है, संसार के भाषा परिवारों की संख्या 13 माना है। ठीक है, जो संसार में भाषा परिवार है उसके संख्या भी 13 माना है। और फिर किसने माना है इसको? विल्हेम फोन ने, राइस ने, पर्टिरिज ने, या ग्रे ने? तो भाई संसार के भाषा परिवारों की संख्या 13 मानी है विल्हेम फोन ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, विल्हेम फोन ने 13 मानी है संसार के भाषा परिवारों की भाषा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, जो भोलानाथ तिवारी जी है इन्होंने भाषा परिवारों की संख्या 13 ही मानी है। इन्होंने भी 13 मानी है, भोलानाथ तिवारी ने। ठीक है, ये पेपर में पूछे जाने वाली बातें आपको बता रही हूँ। भोलानाथ तिवारी ने भी 13 ही मानी है भाई।
ठीक है। और जो भी फ्रीडरिश म्यूलर है, फ्रीडरिश म्यूलर, इन्होंने इनकी संख्या 100 मानी है। कितनी मानी है? 100 मानी है। ठीक है, भाषा परिवारों की संख्या 100 मानी है। किसने मानी है? फ्रीडरिश म्यूलर ने। भोलानाथ तिवारी ने 13 मानी है। विलियम फोम ने भी 13 मानी है। अगला क्वेश्चन है, भारोपीय परिवार की शाखा केतुकम वर्ग की भाषा है। ठीक है, भारोपीय परिवार की शाखा है केतुकम। इसकी भाषा बतानी, इनमें से कौन सी है? संस्कृत या फारसी या पोलिश है या अंग्रेजी है? तो भी भारोपीय परिवार की शाखा केतुकम वर्ग की भाषा अंग्रेजी रहेगी। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और जो भारोपीय परिवार, इसकी शाखाएं कितनी है? 10 शाखाएं हैं, जिन्हें ध्वनि के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है। 10 भाषाएं हैं, ध्वनि के आधार पर 2 भागों में बांटा है, एक तो केतुकम और दूसरी सप्तम। ठीक है, ये 2 वर्ग है। केतुकम वर्ग के अंतर्गत, जो केतुकम वर्ग है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं ये आप देख लो। जर्मनिक, ठीक है, केल्टिक, ग्रीक, तोखरी, इटालिक आदि भी। ठीक है, और ये भी मैंने आपको करवा रखा है, अगर आप थ्योरी क्लासेस जाके देखोगे आपको सभी मिल जाएंगे। भारोपीय परिवार की शाखा सतम किस भाषा का शब्द है? ठीक है, जो भारतीय परिवार की शाखा है सप्तम, मैंने अभी बताया है 2 वर्ग हुए हैं ध्वनि के आधार पर, सप्तम और केतुकम। ठीक है, 2 वर्ग हुए हैं। तो भाई फारसी, लैटिन, अवेस्ता या संस्कृत। तो भाई जो सप्तम किस भाषा का शब्द है ये पूछा है। ठीक है, किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है सप्तम। और सप्तम वर्ग की भाषाएं देखो, मैंने ऊपर आपको बता दी थी केतुकम की, अब मैं सप्तम की बता रही हूँ। तो भारत ईरानी ये इसकी भाषा है। बोल्टो स्लाविक ये इसकी भाषा है, सप्तम में आती है भाई। आर्मीनी तथा अल्बानी आदि में, ये इसकी भाषा है सप्तम की। केतुकम की मैंने ऊपर बताई, सप्तम की यहाँ बता दी है। अगला क्वेश्चन है, भोलानाथ तिवारी ने भारत में आर्यों का आगमन माना है। जो भोलानाथ तिवारी जी हैं, इन्होंने आर्यों का आगमन भारत में कब माना है? 1500 ईसा पूर्व, 1200 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व या इनमें से कोई नहीं। तो भोलानाथ तिवारी ने भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व माना है। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश का समय काल माना जाता है। जो अपभ्रंश है भाई, इसका समय काल क्या माना जाता है? मैंने काफी बार आपको बताया है। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने क्लासें नहीं देखी तो कल मैंने प्राइमर डाला था, वो प्राइमर आप देख लेना। उसमें 10 की 10 क्लास उसमें कंप्लीट है, यानी 350 क्वेश्चन है उसमें। हर एक क्लास में 35 क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ। तो अपभ्रंश का समय काल क्या माना गया है? तो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपभ्रंश का समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच माना जाता है। तो बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। और भाई आप सभी को पता है, जो मध्यकाल आर्य भाषा, इनको 3 भागों में बांटा है। पाली का समय 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक भी माना गया है। ठीक है, 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से भाई 1 ईस्वी तक माना गया है पाली का। ठीक है, अपभ्रंश का ये रहा। और प्राकृत का माना गया है, जो प्राकृत भाषा है इसका माना गया 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, प्राकृत का है। आगे देखते हैं, भोलानाथ तिवारी के अनुसार विश्व के भाषा खंड कितने हैं? भोलानाथ तिवारी के अनुसार विश्व के भाषा खंड कितने हैं? तो 2 है, 4 है, 6 है या 8 है? तो 4 खंड है भाई। ठीक है, विश्व के भाषा खंड कितने हैं? 4। और किसके अनुसार है? भोलानाथ तिवारी के अनुसार है। अगला क्वेश्चन है, ऋण मुक्त समास है। तो ऋण मुक्त समास कौन सा है ये आपको बताना है। कर्ण तत्पुरुष है, संप्रदान
तत्पुरुष है, अधिकरण तत्पुरुष है या अपादान तत्पुरुष है। देखो आपको ये तो पता चल गया ऋण मुक्त में तत्पुरुष समास है, ठीक है, तत्पुरुष समास है, ये आप सभी को पता चल गया, ठीक है। और तत्पुरुष समास होता क्या है, ठीक है, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है और प्रथम पद क्या होता है, गौण होता है, वो तत्पुरुष समास कहलाता है। तो पहले तो इसको तोड़ के देखो, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, यानी ऋण से क्या है वो मुक्त हो गया, यानी अलग हो गया, ठीक है, अलग हो गया, ऋण से मुक्त। से विभक्ति किस में आती है, ठीक है, मुक्त होना अपादान, ठीक है, यानी ऋण से क्या है वो अलग होता जा रहा है, यानी ऋण से मुक्त हो गया, तो इसमें अपादान तत्पुरुष होगा भाई। तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर च और छ ज व्यंजन है, ठीक है, स्थान के आधार पर छ ज व्यंजन है, तो कौन से व्यंजन है ये हमें बताना है, वस्य, दंतोष्ट, तालव्य या दंत है, ठीक है भाई। तो अभी भी मैं कहना चाहूंगी, और जो भी बच्चे हिंदी व्याकरण की आप ये चाहते हैं ना भाई हमें एक क्लास से एक क्वेश्चन तो जरूर मिल जाए, तो आप मेरी शॉर्ट वीडियो देख लेना, ठीक है, उनमें एक क्लास में आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल पक्का है, ठीक है। और ये मैंने काफी हद तक बहुत अच्छी प्रकार से करवा रखी है, हिंदी व्याकरण की भी आपको क्लास मिल जाएगी, और उच्चारण वाली क्लास तो आप जरूर से जरूर देखना, ठीक है, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो च छ ज बोल के देख सकते हो आप, च छ ज किस में आएगा, तालव्य वर्ण होता है भाई, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, 85वां क्वेश्चन भाई। तो क्या है, अवधी और बघेली किस उपभाषा की बोलियां हैं, अवधी और बघेली किस उपभाषा की बोलियां हैं ये आपको बताना है, क्या, तो देखते हैं। अवधी और बघेली, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी या राजस्थानी हिंदी। तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां रहेंगी भाई, किसकी रहेगी, पूर्वी हिंदी की बोली रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। अवधी बघेली किसकी बताई मैंने, अवधी बघेली, और इसके अकॉर्डिंग एक और बताई थी क्या, छत्तीसगढ़ी, ठीक है, ये किसकी है, ये पूर्वी हिंदी की रहेगी, ठीक है। पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी है, पश्चिमी हिंदी की कोरवी, ठीक है, पश्चिमी हिंदी की बोलियां बताती हूँ, यहाँ पे लिखते हैं कोरवी, काफी महत्वपूर्ण अभी पेपर में पूछी जाती है, कोरवी, हरियाणवी, बुंदेली, ब्रजभाषा और कन्नौजी, ये पश्चिमी हिंदी की है। बिहारी हिंदी की कौन सी है, मगही, मैथिली और भोजपुरी, मगही, मैथिली और है भोजपुरी भाई, कौन सी, भोजपुरी, ये बिहारी उपभाषा के अंतर्गत आती है भाई, ठीक है। और ये बोलियां है बिहारी उपभाषा की। राजस्थानी हिंदी इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती है, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, मारवाड़ी हो गई भी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, ठीक है, ये राजस्थानी के अंतर्गत आती है भाई। तो अपने आज की क्लास, अलमारी, तौलिया, बोतल किस भाषा के शब्द है, जो अलमारी, तौलिया, बोतल है किस भाषा के शब्द है ये हमें बताना है। तो तुर्की, पश्तो, अंग्रेजी या पुर्तगाली। तो भाई देखो ये पुर्तगाली भाषा के शब्द है, ठीक है, कौन सी भाषा के, पुर्तगाली भाषा के शब्द है। जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले शब्द होते हैं वो पुर्तगाली के अंतर्गत आते हैं आमतौर से, भैया आपको ध्यान रखना है, लेकिन कई ऐसे होते हैं जो नहीं आते हैं। तो देखो अलमारी, तौलिया और बोतल, ठीक है, ये तो पुर्तगाली भाषा के हो गए, और इनसे अन्य शब्द भी है, जैसे कॉफी, बिस्कुट, ठीक है, गोभी, अचार, ठीक है, और आलपीन, ये तो काफी बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है, अलमारी, गमला और पादरी, ये आदि शब्द, ठीक है, ये जितने भी मैंने बताए शब्द ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हमारे पास रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों एवं उनके
लेखकों को सुमेलित करना। भाई नीचे ग्रंथ दे रखे हैं और साथ में ही उनके लेखक दे रखे हैं, उनको क्या करना है, हमको सुमेलित करना है। तो देखते हैं हम, एक तरफ लेखक दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके ग्रंथ दे रखे हैं। तो अनीता गुप्ता, जो अनीता गुप्ता है, इनका इनमें से कौन सा ग्रंथ है ये हमें बताना है। जो अनीता गुप्ता है, इनका है हिंदी वर्तनी का विकास। कौन सा भाई, हिंदी वर्तनी का विकास, तो एक का दो रहेगा। सुनीत कुमार चटर्जी, ठीक है, सुनीत कुमार चटर्जी का कौन सा है, भारतीय आर्य भाषा और हिंदी, भारतीय आर्य भाषा और हिंदी, तो बी का 3 रह जाएगा। अगला है उदय नारायण तिवारी जी का, कौन सा है, उदय नारायण तिवारी जी का है हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, तो ये 4th ऑप्शन पे है हमारा, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, ये रहा पे, ठीक है, ये रहा। तो देखो, अनीता गुप्ता का हिंदी वर्तनी का विकास, एक का 2, सुनीत कुमार चटर्जी का भारतीय आर्य भाषा और हिंदी, बी का 3, उदय नारायण तिवारी का है हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, भाई तो सी का 4 हो गया। और भोलानाथ तिवारी का है हिंदी भाषा की संरचना, क्या है, भोलानाथ तिवारी का हिंदी भाषा की संरचना। तो 2 3 4 1, तो 2 3 4 1 हमारे सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भाषाएं बिहारी, बंगाली और उड़िया का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। क्या बताएगा भाई, आधुनिक भाषाएं हैं कौन कौन सी, बिहारी, बंगाली और उड़िया, और इसका विकास पूछा है किस अपभ्रंश से हुआ है। तो देखते हैं किस अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। तो अर्धमागधी से हुआ है, मागधी से हुआ, ब्राह्मण से हुआ है, सोरसैनी से हुआ है। बिहारी, बंगला और उड़िया का भाई विकास मागधी से हुआ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मागधी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। और अर्धमागधी से अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी, इन बोलियों का विकास हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सोरसैनी अपभ्रंश से किसका हुआ है, कोरवी, हरियाणवी, बुंदेली, ब्रजभाषा और कन्नौजी का। ब्राह्मण से सिंधी का, भाई इसका सिंधी भाषा का, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाकारों को काल क्रमानुसार आरोही क्रम में रखिए। रचनाकारों को पूछा है भाई, ठीक है। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, ठीक है। तो देखते हैं, जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है, इनका जन्म भाई 1855 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1855 ईस्वी में हुआ था। प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म 1856 ईस्वी में हुआ था। अंबिका दत्त व्यास का भाई 1858 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और जो राधा कृष्ण दास है, इनका हुआ था 1865 ईस्वी में। कब हुआ था, 1865 ईस्वी में। तो भाई इसके अकॉर्डिंग तो अपना ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही रहेगा। पहले बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन आएंगे, फिर प्रताप नारायण मिश्र आएंगे, फिर अंबिका दत्त व्यास और फिर राधा कृष्ण दास। तो ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कविवर हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किस वर्ष सम्मानित किया गया। ठीक है, जो हरिश्चंद्र जी है, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनको भाई जो भारतेंदु की उपाधि थी किस वर्ष मिली थी, ये आपको ध्यान रखना। तो 1970, 1975, 1978 या 1980। देखो भाई, इनमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, एक भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि जो भारतेंदु जी है, इनको 1880 ईस्वी में, ठीक है, कब, 1880 ईस्वी में भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और किसने किया था, 1880 में भी 1880 आएगा यहाँ पे, ठीक है, किसने किया था, काशी के पंडित, ठीक है, काशी के पंडित थे, क्या नाम था उनका, पंडित रघुनाथ। इन्होंने सम्मानित किया था हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की उपाधि से, यह आपको ध्यान रखना है। और जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना कौन कौन सी, प्रेम मालिका, प्रेम प्रलाप, प्रेम सरोवर, बकरी विलाप, बकरी विलाप भाई, ठीक है, भारत भिक्षा, विनय
प्रेम पचासा, काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी ये रचनाएं रहेंगी। ठीक है। और भाई इस सीरीज के साथ साथ मैंने आप सभी के लिए भाई प्राइमर लगाने लग रही हूँ मैं। ठीक है। नामकरण वाले जितने भी क्वेश्चन थे, ठीक है, काल विभाजन, नामकरण, इन सभी का मैंने प्राइमर लगाया। आदिकाल के जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनका मैंने प्राइमर लगाया हुआ है। ठीक है। भक्ति काल के संत काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, ठीक है, सूफी काव्य, इन सभी का भी मैंने प्राइमर लगा रखा है। जिसे बच्चे ने नहीं देखा तो प्लीज़ वो जाके देख लेना, आपको काफ़ी सहायता मिलेगी पेपर के लिए भी। ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग के निम्नलिखित ऐतिहासिक नाटकों को काल क्रमानुसार आरोही क्रम में रखिए। ठीक है। भारतेंदु युग के है, क्या है, ऐतिहासिक नाटक है, इनको आरोही क्रम में हमें रखना है और किसके अकॉर्डिंग, काल क्रमानुसार। ठीक है। तो देखते हैं भाई, पहला है संयुक्ता स्वयंवर, फिर है नील देवी, फिर अमर सिंह राठौर, फिर महाराणा प्रताप। तो देखते हैं, पहले है संयुक्ता स्वयंवर। जो संयुक्ता स्वयंवर है इसका प्रकाशन हुआ था 1886 ईस्वी में। कब हुआ था, 1886 ईस्वी में। ठीक है। नील देवी का 1881 में। अमर सिंह राठौर इसका हुआ था 1895 में। महाराणा प्रताप 1897। तो देखो भाई, सबसे पहले आएगी नील देवी 1881। नील देवी दो ऑप्शन में है, देखो यहाँ भी है यहाँ भी है, फिर है। ठीक है। 1881 के बाद 1886 संयोगिता स्वयंवर, ये रहा दूसरे में, यहाँ भी है भाई। फिर है 1893 अमर सिंह राठौर, तो अमर सिंह राठौर है बी ऑप्शन में। ठीक है। 1897 महाराणा प्रताप, ये है बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है। पहले नील देवी 1881, फिर संयुक्ता स्वयंवर 1886, फिर अमर सिंह राठौर 1893, फिर महाराणा प्रताप 1897 ईस्वी में। ठीक है। बी आंसर सही रहेगा अपना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतेंदु युगीन जीवनी एवं उनके लेखकों को सुमेलित कीजिए। भारतेंदु युग की है भी जीवनी और उनके लेखक दे रखे, इनको क्या करना है, सुमेलित करना। तो देखते हैं इनको, कार्तिक प्रसाद खत्री। ठीक है। यहाँ पर तो भाई लेखक दे रखे और यहाँ पे उनकी जीवनियाँ दे रखी, इन्होंने कौन कौन सी जीवनी लिखी है। तो देखते हैं, जो कार्तिक प्रसाद खत्री हैं इन्होंने, इनकी जीवनी कौन सी है, अहिल्याबाई का जीवन चरित्र। क्या है कार्तिक प्रसाद खत्री की जीवनी, अहिल्याबाई का जीवन चरित्र। तो एक का तीन भाई। देवी प्रसाद मुंसिफ, जो देवी प्रसाद मुंसिफ है इनकी है जसवंत सिंह, कौन सी है, जसवंत सिंह भाई। तो बी का चार। राधा कृष्ण दास, इनकी है सूरदास। अगली है रमा शंकर व्यास, इनकी है नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन चरित्र भाई। तो डी का दो। ठीक है। और जो सूरदास है जीवनी, इसका प्रकाशन 1990 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। राधा कृष्ण दास इसके रचनाकार रहेंगे। ठीक है भाई। और नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन चरित्र, इसका हुआ था प्रकाशन 1883 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। अहिल्याबाई का हुआ था 1887 ईस्वी में और जसवंत सिंह का हुआ था 1896 ईस्वी में। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो 3 4 1 2 देखते हैं किस ऑप्शन में है, 3 4 1 2 डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दात भो ट है द आदि निबंधों के लेखक कौन है। क्या भी दात भो ट है द आदि निबंधों के लेखक कौन है, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो भाई प्रताप नारायण मिश्र जी रहेंगे दात भो ट है द आदि निबंधों के लेखक भाई। ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण निबंध भी लिखे हैं। ठीक है। कौन कौन से, देखो काफ़ी बार पूछा गया है, धोखा, ठीक है, धोखा, बालक, नास्तिक, टेढ़ जान शंका सब काहू। क्या भी टेढ़ जान शंका सब काहू। और इनकी है ईश्वर की मूर्त, ईश्वर की मूर्ति है, ईश्वर की मूर्ति है। घूरे के लत्ता बीने, घूरे के लत्ता
बी ने काफी महत्वपूर्ण निबंध इनके। सोने का डंडा कनातन का डोल बांधे, कनातन का डोल बांधे। अपव्यय, ठीक है, ये इनके निबंध है भाई, ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र जी के। अपव्यय, होली है अथवा होरी, ये इनके काफी महत्वपूर्ण निबंध रहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 394वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं और उनके प्रकाशन स्थल को सुमेलित कीजिए। ठीक है भाई, पत्र पत्रिकाएं दे रखी है और उनका जो प्रकाशन का स्थल है यानी जगह है उसको हमें सुमेलित करना है। तो देखते हैं कौन सी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी। तो देखते हैं भाई, प्रजा हितैषी। तो भाई प्रजा हितैषी आगरा से प्रकाशित हुई थी, ठीक है, 1 और 2, ठीक है। प्रजा हितैषी आगरा से प्रकाशित हुई थी और कब? 1855 ईस्वी में, ठीक है। भारत बंधु अलीगढ़ से प्रकाशित हुई थी 1876 ईस्वी में, ठीक है, बी का 3। ब्राह्मण कानपुर से प्रकाशित हुई थी भाई, यानी सी का 4। प्रजा मित्र कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी, डी का 1 भाई, ठीक है। और भाई जो प्रजा मित्र है इसका प्रकाशन 1834 में हुआ था कलकत्ता से, ठीक है। और जो ब्राह्मण है इसका प्रकाशन हुआ था कानपुर से 1883 ईस्वी में। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1 अपने बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बाल मुकुंद गुप्त और नाथूराम शर्मा किस युग के हास्य व्यंग्यकार है? ठीक है, किस युग के हास्य व्यंग्यकार है बाल मुकुंद गुप्त और नाथूराम शर्मा भाई, ये हमें बताना है। भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, छायावाद के या प्रगतिवाद के? तो बाल मुकुंद गुप्त और नाथूराम शर्मा ये द्विवेदी युग के व्यंग्यकार, हास्य व्यंग्यकार कवि लेखक रहेंगे भाई। और नाथूराम शर्मा जो शंकर ने अनुराग रतन, काफी महत्वपूर्ण इनकी रचना है नाथूराम शर्मा की, 1 मिनट भाई, नाथूराम शर्मा की काफी महत्वपूर्ण रचना है, ठीक है, अनुराग रतन, ठीक है, अनुराग रतन, शंकर सरोज, गर्भरंडा रहस्य, ये तो काफी बार पेपर में पूछी गई है, गर्भरंडा रहस्य, ठीक है, नाथूराम शर्मा की है, नाथूराम शर्मा शंकर की है, ये इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों को काल क्रमानुसार आरोही क्रम में रखते हैं। देखते हैं भाई कौन कौन से कवि हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद और मैत्री शरण गुप्त। तो देख लेते हैं कौन से कवि है। पहले देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म हुआ था 1864 ईस्वी में। श्रीधर पाठक 1859 ईस्वी में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद 1865 में, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त 1886 में भी। तो देखो सबसे पहले आएंगे हमारे श्रीधर पाठक 1859 में, 2 में है, ठीक है, इसलिए 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए, 1859। फिर है महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864, इसमें भी है, इसमें भी है भाई, ठीक है। फिर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद 1865, तो ये डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। फिर लास्ट में है मैत्री शरण गुप्त भी, डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी संसार इन्हें कवि सम्राट के रूप में भी जानता है, ठीक है। हिंदी संसार इन्हें कवि सम्राट के रूप में भी जानता है, ये कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, मैथिली शरण गुप्त है या राम नरेश त्रिपाठी है? तो भाई कवि सम्राट के रूप में कौन से कवि को या लेखक को जाना जाता है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी को जाना जाता, मैंने पहले भी आपको ये बताया है, ठीक है। और इनको 2 बार हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाकर हिंदी जगत ने इनका यथोचित सम्मान भी किया है, ये आपको ध्यान रखना। यानी हिंदी साहित्य सम्मेलन के 2 बार ये सभापति बने हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ठीक है। इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, प्रिय प्रवास,
पारिजात, वैधी वनवास। ठीक है, इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना यानी प्रबंध काव्य बताई है मैंने आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना मैथिली शनगुप्त की नहीं है। ठीक है, मैथिली शनगुप्त की इनमें से कौन सी रचना नहीं है बताना। यशोधरा, विष्णुप्रिया, वैधी वनवास या झनकार। अभी हमने ऊपर देखा जो वैधवी वनवास है ये किसके है, ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी की रचना है। ये मैथिली शनगुप्त जी की रचना नहीं है। ठीक है, और हरियोध जी की ये जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना है। पद्य, परसुन, चुभते चौपते पेपर में पूछे गए हैं, कई वाली रचनाएं हैं। चुभते चौपते, चोखे चौपते, बोलचाल, रस कलश, ये काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं हरियोध जी की। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका का आरंभ वर्ष क्या है। तो क्या है, 1899, 1900, 1901, 1903। तो सरस्वती पत्रिका का आरंभ वर्ष है 1900 ईस्वी। ठीक है, 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। और इसका प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था, काशी से हुआ था भाई। ठीक है, और 1903 ईस्वी में दोबारा से इलाहाबाद से ये प्रकाशित होने लगी थी सरस्वती पत्रिका। और 1902 ईस्वी में इसके संपादक कौन थे, काफी बार पेपर में पूछा जाता है। तो श्याम सुंदर दास थे। कौन थे भाई, श्याम सुंदर दास रहेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 1903 ईस्वी में इसके संपादक कौन थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार कौन है। ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार कौन है, श्रीधर कवि है, मधुकर कवि है, पोहकर कवि है, कल्लोल कवि है। तो ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार कल्लोल कवि रहेंगे। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और ये 11वीं शताब्दी का, कब का, 11वीं शताब्दी में रचित एक प्रेम काव्य है। क्या है ये, ढोला मारूरा दोहा, ये एक प्रेम काव्य है जो 11वीं शताब्दी में रचा गया था। ये आपको ध्यान रखना है। और ये मूलतः किस छंद में रचा गया, काफी बार पूछा गया है। तो दोहा छंद में इसकी रचना हुई है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें ढोला इसके पात्र भी है और इसकी क्या कथा है, कौन कौन से पात्र है। इसमें ढोला नामक राजकुमार है, जो ढोला क्या है, राजकुमार का नाम है। ठीक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो मारवाणी नाम से इसमें क्या है, एक राजकुमारी, इन दोनों की प्रेम कथा इसमें वर्णित है, ढोला मारूरा दोहा।